देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर के खितों में कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में किसानों की मेहनत और लगन भी जम्मू व कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम हथियार के तौर पर काम कर रहा है। वादी कश्मीर हो या जम्मू का मैदानी इलाका, दोनों क्षेत्रों में किसान साइंसी तरीकों को अपनाकर तरह तरह के कृषि उत्पादन पैदा करके खुद रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोग भी कृषि और दूसरे जुड़े विभागों से अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में गर्मियों के मौसम में अच्छी खासी मिकदार में सब्जियां उगाकर किसान घरेलू ज़रूरतों के अलावा सब्जियों को बाहरी बाजारों में सप्लाई करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, जबकि जम्मू इलाके में बरसात के बाद सब्जियों की अच्छी खासी पैदावार तैयार होकर बाजारों में सप्लाई की जाती है। कृषि और कृषि विभाग के बाकी क्षेत्रों में पढ़े लिखे नौजवानों की शिरकत से अब न सिर्फ पैदावारों में अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि अब कृषि विभाग से बड़ी तादाद में रोजगार के वसीले भी पैदा हो रहे हैं। जम्मू के मिश्रीवाला इलाके में रहने वाले साजन गुप्ता एक आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं। अपनी एमबीए की डिग्री करके साइंसी लाइनों पर किसानी करके एक सफल किसान की सूरत में सामने आए हैं। अगर मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं तो सोचिए ना, मॉडर्न टेक्निक में कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं अपने एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, तो कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा ये उगाए जाते हैं और इससे बहुत सारा फायदा होता है। आपको पता है हमारे साथ एमबीए इन्होंने करी है, साजन गुप्ता जी हमारे बीच हैं। साजन जी, आप ये बताइए, जैसे बहुत खूबसूरत से ये लग रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल, और ये बताइए कि ये मतलब बाहर आप किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी बात तो भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको ये शौक कैसे पैदा हो, क्या सोचा आपने, क्योंकि आप एमबीए स्टूडेंट हैं। यस मैम। मैम तो पहले पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करा है, जिसमें हम एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जिसकी मार्केट मोस्टली हमारे होरेका सेगमेंट, दैट इज होटल रेस्टोरेंट एंड कैफेज रहती हैं। इनको हम डायरेक्टली यहाँ ही से हार्वेस्ट करके डायरेक्टली प्रोड्यूस डिलीवर करते हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था कि हमें कहाँ से मतलब ये आइडिया है, आइडिया सर मैम मैं थोड़ा रिसर्च करते रहता हूँ, और प्लस मेरे को एग्रीकल्चर में बहुत देर से मेरा इंटरेस्ट था, तो दैट इज़ वाई उसमें मैंने सोचा। और साथ में मेरी जो हमारा कोविड टाइम था, उस टाइम मैंने देखा था कि मतलब सप्लाई चेन में बिकॉज बहुत सारी डिसरप्शंस आई थी और यहाँ पे इजीली प्रोड्यूस अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ से मेरा आइडिया एक तरीके का इनिशिएटिव बना और अभी हमने फिर ये फार्म सेटअप करा है। जी, फॉर्म तो बहुत खूबसूरत है। ये बताइए कि इसमें जैसे आपको कोई बेनिफिट भी हुआ, बेनिफिट तो हुआ होगा। यस मैम। मैम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प करी है। वो सीड से लेकर अब आप स्ट्रक्चर की बात कर लें, हर किसी चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट मिली है। मतलब आप पूरी हायरार्की डायरेक्टर सर से लेकर नीचे जूनियर लेवल तक सबने हमें बहुत हेल्प करी है। आपको इससे अभी तक अगर फायदे की बात करते हैं, एक साल की बात करते हैं, तो एक साल में तकरीबन कितना फायदा होगा, कितना मैम अभी बेनिफिट एक हुआ? साल तो हमें हुआ ही नहीं, अभी तो हम एक मंथ ही हुआ है तो हमें अभी। एक मंथ में आपको क्या लगता है कि आप कितना बेनिफिट ले पाएंगे? मैम अभी तो बहुत बेनिफिट हमें जितना है कि हाँ मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो अच्छा है, बट यस मतलब उतनी मेहनत भी है, उतना केयर भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब फार्म खोल के हम लोग मतलब जस्ट हम। और पहली बात मैं यही कहूँगा कि कोई भी बिजनेस है उसको हम पहले ही मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन पे नापते रहे तो वो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले अपनी पूरा, क्योंकि ये फर्स्ट सेटअप है पूरे J&K में, तो हमसे इनिशियली थोड़ी गलतियां भी होगी, और मतलब विद द टाइम हम इसको जैसे ही मास्टर करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा लेकिन प्रॉफिट आप तो मार्जिन उम्मीद तो करते हैं ना कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, यस क्योंकि मैम। मैम मैम जी किसी भी बिजनेस में जी मैम राइट उम्मीद तो होती है जी। कि अगर फायदा होगा तभी बिजनेस करा जाता है, नहीं तो ऐसे तो। सचिन जी, ये बताइए कि ये सीडलिंग्स जो है आप कहाँ से लाते हैं? मैम ये हम सीड्स बाहर से प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद हम खुद ही यहाँ पे सोइंग करते हैं और खुद ही इसकी पूरी केयर करते हैं, और फिर वहाँ से यहाँ से उठा के हम मेन चैनल्स में अपने शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो पूरा अपनी एज
करता है और वहीं से हम हार्वेस्ट करके आगे प्रोड्यूस बेच देते हैं। जैसे मैम ये देख रहे हो आप, ये हमने ऑन डिमांड बनाया। यहाँ पे एक हमारा रेस्टोरेंट है गांधीनगर वाली साइड। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। उन लोगों को वीट ग्रास चाहिए था हमें, तो हमने वीट ग्रास ऑन डिमांड, अब जैसे उन हफ्ते की एक ट्रे लेते हैं, ये एक ट्रे हम उनको प्रोड्यूस ग्रो करके ऑन डिमांड हम दे देते हैं। उस यहाँ पे आप तो देखिए ये बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं नीचे, तो इसके बारे में बताइए। ये मैम बेल पेपर्स हैं जो आपने देखा होगा, येलो रेड बेल पेपर्स होते हैं, शिमला मिर्च, वो उनकी वो है। ये हमने पूरे फार्म में सारी जगह पे लगाए हुए हैं। कोई 1000 to 1500 प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे, और वो भी एक मंथ में हमें प्रोड्यूस देना शुरू कर देंगे, तो वो भी आगे हमारी सप्लाई चेन में जुड़ता जाएगा। तो इसके अलावा और भी अलग अलग हमें दिख रहे हैं, जैसे ये हो गए। ये मैम बॉक्चॉय की सीडलिंग है। वैसे ही वहाँ पे आप पार्सले का देख सकते हैं, बाकी वगैरह जितना भी लेटेस्ट वगैरह जो आपको ऊपर दिख रहा है वो स्टार्ट इसी फेज से होता है, और फिर यहाँ से हम उसको ऊपर मेन चैनल्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप ऊपर इधर की बात कर रहे हैं, तो इस साइड भी बहुत खूबसूरत से हमें ये दिख रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेबल्स, तो इनके बारे में बताइए, इनका नाम क्या है ये? मैम ये बॉक्चॉय है। ये मोस्टली कोरियन डिशेस में यूज़ होता है, सूप्स वगैरह में पड़ता है मोस्टली, और इसकी भी सप्लाई हम जो रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे वहाँ पे कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हमें खूबसूरत एक्सोटिक वेजिटेबल्स नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में बताएं। मैम ये भी लेटेस्ट है, बट ये अभी बडिंग स्टेज पे है। ये 10 to 15 डेज ओल्ड है। वहाँ पे जो यही सीडिंग हमारी कोई महीने बाद वैसी हो जाएगी, और वहीं से हम हार्वेस्ट करके इसको कर देंगे। हम वही आपको बताया, हमारा पूरा बिजनेस जो आइडिया है वो यही है कि रोटेशन बेसिस पे हम, मतलब जैसी डिमांड है मार्केट में हम वैसी लोगों को प्रोवाइड कराते रहें, तो हमारा साइकिल वैसे ही चलता है। बिल्कुल, तो लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी पूरी हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे भी हमें नजर आ रहे हैं ये कुछ वेजिटेबल्स, क्या कहेंगे इनको, क्या नाम है इनका? मैम ये इटालियन बेसिल है। अभी ये ऐसा नहीं रहता, ये थोड़ा अभी हमने हार्वेस्ट कर लिया तो इसलिए लग रहा है। थोड़ी आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये स्टार्टिंग में कैसा लगता है। ये मैम यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये इटालियन बेसिल है, ये मतलब अब फुल हार्वेस्ट हो चुका है, पहले इनिशियली ये ऐसा दिखता है। मतलब पहले ऐसा दिखेगा और उसके बाद इस तरह से इसकी ग्रोथ होगी, ये कहना चाहिए? यस मैम, ग्रोथ हो जाएगी तो फिर हम जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काट के हमने प्रोवाइड कर दिया है लोगों को। अब ये अब नेक्स्ट वाली जो लॉट है वो ये है, अब ये ग्रो होगा, यहाँ से हम हार्वेस्ट करेंगे, आगे दे देंगे, फिर वहाँ बाकी चैनल्स फिर अलग लग जाएंगे, उस हिसाब से साइकिल जो है चलता रहेगा। जी, तो इसकी देखभाल किस तरह से करते हो? मतलब आपको रेगुलर काफी देखभाल करनी मैम पड़ती जैसे होगी इसके अभी लिए? मैम ये एक्चुअली विंटर क्रॉप है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं हमारे 4 फैंस लगे हैं, ये गर्मियों में बेसिकली इनका रेट शूट कर जाता है, काफ़ी महंगी हो जाती हैं, तो दैट इज़ वाई उसमें गर्मियों में इनकी देखभाल और बढ़ जाती है। तब हमें यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत 40+ टेम्परेचर रहता है जम्मू में भी, बट हमें यहाँ पे कोशिश करनी होती है कि 30 के आसपास हम इसको मेंटेन करें। तो किस तरह से मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, क्या खास करते मैम हैं? जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पैड लगा हुआ है दीवार पे, आप देख सकते हैं उस पे मैम पानी गिरता है, तो ये जो एग्जॉस्ट फैंस हैं पीछे, ये हमारी जो एयर बाहर से होती है वो सक करके बाहर निकाल देते हैं। जी, देखिए आपने तो बहुत अच्छी तकनीक इस्तेमाल की है और खुद मतलब इतना इनिशिएटिव लिया। तो ये बताइए आपके घर में भी कोई ऐसा करता था या ये आपने ही इसकी शुरुआत की? नहीं मैम, मैं खुद ही करता था, मेरे को थोड़ा मतलब फिटनेस की तरफ मेरा थोड़ा रुझाव था, तो वहाँ पे मैं खुद के लिए ग्रो करता था। बट यस, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब कोविड टाइम था तब मेरे को लगा कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके रेस्टोरेंट चेन्स हैं, वो बहुत उनको बहुत दिक्कत होती थी प्रोक्योरमेंट करने की एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, बट उसी हिसाब से मेरे को वहाँ से ही आइडिया जो था, मेरी एक हॉबी कह लीजिए आप, वो एक इनिशिएटिव की तरफ अब आप देख रहे हैं। साजन जी यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा ये प्लांट मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए बीच में रेड कलर भी है और अलग अलग तरह के कलर्स हैं इसमें, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, क्या है ये? मैम ये भी एक लेटेस है, लोलो रोसो बोलते हैं इसे, रेड लेटेस जो लेमन लैंग्वेज में, तो ये भी एक टाइप की लेटेस ही है। हाँ जी। तो चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा इस साइड भी हमें नजर आ रहे हैं, आप इधर आ जाइए। इस साइड भी देखिए हमें नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैम बताइए। ये रोमेन लेटेस ही है, जैसे वो पहले हमने देखा था, ये सेम सेम वही क्रॉप है। देखिए जिन लोगों के पास कम जमीन होती है, बहुत कम जमीन यस होती है, मैम। वो करना भी चाहते हैं यस मैम। खेती, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से वो इस तरह जैसे आपने किया हुआ किस तरह से कर सकते हैं मैम वो? ये एक पूरा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे फार्म में एक टाइम पे अगर हमें बल्क में प्रोड्यूस करना हो तो वी कैन ग्रो अप टू 1 टन ऑफ प्रोड्यूस इजीली। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 टन से ज़्यादा हार्वेस्ट करके बाहर हम सप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे सर मैम जो भी है हम रोटेशन वाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी डिमांड होगी हम एक वीक में उसी हिसाब से ग्रो करते हैं और वही हमें बाहर जाता है। देखिए आपको इस समय बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप मुझे ये बताइए कि आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की फार्मिंग को लेकर क्या? मैम मैं यही मतलब एक इंटरेस्ट की बात है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है और कोई नई चीज़ करना चाहता है तो यस, मतलब वो इस सेक्टर में आ सकता है, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। सर एक चीज साजन जी और से आपसे जानना चाहूंगी, ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी सब्जी ही कहूंगी इनको, तो इनका नाम क्या क्या है आपका? मैम ये लेटेस है, दिस इज लीफी लेटेस बियोंदा भी बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं ये पूरा पानी पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे सॉइल का कोई काम नहीं है, मतलब जो भी हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस ग्रो होता है सिर्फ वाटर पे होता है और कुछ नहीं। जैसे आपने पहले कहा कि जमीन कम है तो हाउ वी कैन यूज इट, मतलब वैसा ये कर सकते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग है, जमीन का कोई काम नहीं है, आप ऊपर आप देख ही रहे हो ये चैनल्स में ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये मतलब हो सकता है इसमें। देखिए जेएनके में आपका फर्स्ट तरह का यूनिट है और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा भी लेना चाहेंगे, यस इस मैम। तरफ भी कुछ नाम है, आप इसका नाम भी मैम बताइएगा। ये भी एक लेटेस की वैरायटी है, दिस इज कॉल्ड रोमेन लेटेस, तो ये भी मतलब सैलेड्स वगैरह में यूज होता है, तो थोड़ा सा इसमें ऊपर करके दिखाएंगे आप, ये है भी ना? सैलेड्स वगैरह में यूज होता है। हाँ जी। आप अपने काम से कितने खुश हैं? मैम खुश तो मैं काफ़ी हूँ इस टाइम पे, मतलब एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मिलती है हमें, मतलब ऐसे नेचर के साथ जुड़ के काम करने में, और यस मतलब होपफुली इन फ्यूचर हम और एक्सपेंशन करेंगे और एक अच्छा वेंचर बना लेंगे। जी। तो रोजगार की बात करते हैं यस आपको मैम। कि अगर आपके पास बहुत सारे लोग भी रोजगार के लिए आते होंगे, यस मैम। तो उन्हें भी आप रोजगार मुहैया करवाते हैं? देखिए उनको भी तो एक चेन मिलती है, काम मिलता है। यस मैम, मैम कोई भी बिजनेस हो उसके आगे एम्प्लॉयमेंट तो उससे जुड़ती है, बट इस टाइम पे हमने 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, जिसमें से 2 यहाँ पे वुमेन हाउस होल्ड्स की औरतें हैं, जो मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं इस एरिया की। ये तो बहुत अच्छी बात है साजन जी।
तो यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप जैसे पढ़े लिखे एमबीए स्टूडेंट, एमबीए करी हुई, तो मतलब जॉब के पीछे नहीं भागे, ये काम किया ताकि सबको फायदा हो सके, अपने आप को हो सके, चेन बन सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आप हमारे युवाओं को इससे कोई मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं जॉब कल्चर को टोटली डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी जगह जॉब कल्चर भी बहुत ज़रूरी है। बट येस, अगर किसी का रुझाव, मतलब किसी का इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले ओल्ड टाइम्स में इतना सेक्टर, हर सेक्टर में आप कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाते थे। बट थ्रू द टाइम, जैसे अभी हम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं जो कि हमारे यूथ यूज़ कर सकते हैं। एंड मतलब एक तरीके का जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर जो बिल्कुल, कह बहुत सकते बड़ी हैं कि बात है। वो हमारे स्टेट में, बिकॉज हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है। हाँ, तो हाँ। यस, दे कैन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर तो स्टेट। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बहुत सारी योजनाएं यस शुरू मैम, की हैं, तो आप अब बेनिफिट तो उसका हुआ है बिल्कुल और नई नई स्कीम्स भी हमारे पास आई बिल्कुल हैं। तो कुछ किसान हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मतलब विभाग से मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैम। बताइए? वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना मैंने यहाँ पे देखा है कि जो एक हमारा लोकल फार्मर है, मतलब वो इतना नहीं है अवेयर, जैसे आपने बताया अबाउट जी, द वो गवर्नमेंट इंसेटिव्स। हाँ, हाँ। वो वही कहूँगा कि मतलब कंटिन्यूस सपोर्ट जैसे मेरे को मिली है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई कोई भी फार्मर मेरे अलावा कोई जाएगा तो उनको वो मना करेंगे। मेरे हिसाब से सर मैम, जितने भी फार्मर्स हैं उनको कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट की ड्राइव्स होती हैं फार्मर्स के लिए, वो अटेंड करनी चाहिए। उसी से मैम अवेयरनेस बढ़ती है। मॉडर्न साइंसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसानी करके अब जहां किसानों को तरह तरह से लाभ हासिल हो रहा है, वहीं जम्मू व कश्मीर का कृषि विभाग अपनी कोशिशों से किसान की माली मदद भी फराहम कर रहा है, ताकि किसान किसानी में इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाकर अपने खेतों को ज्यादा फायदेमंद साबित कर दिखाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोशिशों और किसान की अनथक मेहनतों का नतीजा है कि अब हम तिजारती पैमाने पर सब्जियों और दीगर फलों की काश्तकारी कर लाभ हासिल कर रहे हैं। और यहाँ हमारे बीच एसडीएओ है निर्मल प्रकाश शर्मा जी। सर, आप ये बताइए कि विभाग की तरफ से क्या इन्हें सहूलियत दी गई? देखिए मैम, आज से 6 महीने पहले हमारा इनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तो जब हम इनको साजन जी के साथ यहाँ पे हम मिले, तो हमने इनका प्रोजेक्ट, ये अपना काम शुरू कर चुके थे। तो हमने इनको बोला कि आप ये यहाँ पे क्या करवा रहे हो, तो इन्होंने बोला कि मैं इजराइल की टेक्निक पे यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट में यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो हमने जो डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती थी, हमने इनकी सहायता की। हमने इनको स्ट्रक्चर के लिए 3,05,000 रुपया इनको दिया है। अभी रिसेंटली हमने इनको प्लांटिंग मटेरियल के लिए, सीड्स के लिए थोड़ा सब्सिडी पार्ट इनको दिया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मेगा प्रोजेक्ट आता है, जैसे कोई बड़ी सब्सिडी हमारे पास आती है, तो हम इनको उसमें ज़रूर इसमें इनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्जॉटिक वेजिटेबल्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, जिसमें यूजीनी है, सेलरी है, पार्सले है, लेट्यूस है, बॉकचाई है, इटालियन बेसिल है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, ये नई नई चीज़ें यहाँ पे लगा रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारे फार्मर्स नहीं लगाते। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है एज ए यंग एंटरप्रेन्योर। इनका ये बहुत बढ़िया काम हमें यहाँ पे लगा। यहाँ पे हमारे बीच सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी हमारे बीच मौजूद हैं। नौकरी के बजाय इन्होंने एग्रीकल्चर चुना है और एग्रीकल्चर भी मॉडर्न लाइन पे कर रहे हैं। इसी तरह और भी जिन्होंने लोगों को इनकरेज करेंगे और लोग ये ऐसे ही जुनून लगाएंगे और एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। दूसरा जो वेजिटेबल्स की डिमांड है जहाँ की, और भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की डिमांड है, उसको पूरी करेंगे। तो इनको देख के लगता है कि जो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे इस प्रोफेशन की तरफ। हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को जहाँ ये दिखाएं कि एग्रीकल्चर में कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसी तरह जैसे इनके जुनून लगे हैं, बाकी लोग भी ये काम करेंगे। कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े बाकी हिस्सों में लोगों की दिलचस्पी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब पढ़े लिखे नौजवान अपने खेत, खलियानों और माल मवेशियों से जुड़कर अपना अच्छा खासा रोजगार हासिल कर रहे हैं। डेयरी का क्षेत्र अब हजारों लोगों का रोजगार का वसीला बन गया है। काफी लोग इस फील्ड से जुड़कर अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं।
मुकद्दर सिंह जम्मू के चक लालू शाह के रहने वाले वो सफल डेयरी फार्मर है जो बड़ी तादाद में गाय पालकर रोजाना सैकड़ों किलोग्राम दूध बाजारों को फराहम करता है। मुकद्दर सिंह साइंसी तरीके पर अपने फार्म की देखरेख कर न सिर्फ बड़ी मिकदार में दूध हासिल कर रहा है बल्कि अच्छे किस्म के गाय पालकर अपने कारोबार का आए दिन विस्तार भी कर रहा है। डेयरी फार्मिंग को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए अपने खेतों में घास उगाकर और साइंसी तरीके पर घास का इस्तेमाल करके मुकद्दर सिंह का डेयरी फार्म आए दिन तरक्की की नई मंजिलों को छूता नजर आ रहा है। आज हम करनालीचक गांव में रॉयल इंडियन डेयरी फार्म पहुंचे हैं और ये भी एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है जहां पे डेयरी फार्मिंग ने एक नई पहल, एक नया स्थान लिया है, बहुत से यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है, बहुत से युवाओं को ये मोटिवेट करने वाली एक स्टोरी है। तो आज हम मिल रहे हैं इस डेयरी फार्मिंग यूनिट के जो ओनर हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत की, किस तरह से इसकी ओर वो बढ़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा नाम मुकद्दर सिंह, अपनी डेयरी का नाम रॉयल इंडियन डेयरी फार्म और इस गांव का नाम करनालीचक। ये फलाई मंडाल का पहला गांव है करनालीचक और मैंने 10-12 साल हो गया इस डेयरी को स्टार्ट किए हुए और मैंने 5-6 कौ से ये स्टार्ट किया था और आस्ता आस्ता आगे बढ़ते गए और 2 साल से हमारी डिपार्टमेंट ने बहुत मदद की है, काफ़ी हेल्प की है हमारी, जिस वजह से और आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और हमारे पास ये जो कौ आप देख रहे हैं ये कोई 20 लीटर प्लस है सारी, मतलब कि 25 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर। एक कौ हमारे पास थी जो 50 तक थी, 50 लीटर दूध देती थी। तो वो आपको 50 लीटर दूध देती हैं 2 वक्त का? बिल्कुल, एक टाइम का 25 लीटर। ऐसी भी कौ हमारे पास है और बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और जैसे हमारे युवा नौजवान हैं जिनको हम बोलते हैं यार जिनके पास कोई काम काज नहीं है और वो किसानी भी करते हैं, हम तो किसान हैं और मैं किसान बोर्ड का मेंबर भी हूँ। इसी डेयरी की वजह से किसानी हम पहले भी करते थे और आज जब हम डेयरी चला रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा दूध 8 क्विंटल प्लस हमारा मार्केट में जा रहा है और अच्छे बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और हम हर किसी को ये मैसेज देना चाहते हैं जो भी हमारे फार्मर खाली खेती बाड़ी पे निर्भर हैं, हम चाहते हैं कि इस डेयरी फार्मिंग करें और ये दूध का बिजनेस करें और इसकी रोज़ की इनकम है। और एग्रीकल्चर के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हम पहले खेती बाड़ी करते थे 6 महीने के बाद हमारी फसल आती थी, कई बार मौसम की वजह से मौसम की कई बार फसल आती कई बार नहीं, फिर हमने सोचा यार कोई ऐसा काम करें और ये डेयरी फार्मिंग ऐसा काम है जो हमें रोज़ की इनकम आती है, रोज़ के पैसे आते हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। तो सर, आपका जो ये डेयरी फार्मिंग यूनिट है फिलहाल ये यहाँ पे ये एक ही है? अपने गांव में और भी लोग हैं जिन्होंने 5 गाय रखी है, 10 गाय 2 गाय रखी हैं, लेकिन काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं दूर दूर से, बाहर वाले गांव से भी, जिनको हम कहते हैं जितना हमें एक्सपीरियंस है उनको कहते हैं यार जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो भी आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आपका जो ये डेयरी यूनिट है इसका मंथली महीने का कितना खर्चा रहता है? और जो आपने यहाँ पे जो गाय पाली हुई हैं ये कौन सी ब्रीड की? क्योंकि आजकल कई लोग ना जो दूध है वो भी ब्रीड को देखकर पहचान कर कि कितना अच्छा है, कितना बढ़िया दूध है, उसको देखकर वो लेते हैं। देखिए मैम, हमारा जैसे हमें मंथली 6 लाख रुपये आ रहा है दूध कीम कर, हमारा 4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है डेयरी में, वो 2 लाख रुपया आराम से बचता है और बड़ी रकम होती है 2 लाख रुपया। और हमारे पास जो कौ है ये HF है, अच्छी नस्ल की है। उसके बाद हमारे पास एक बाहर खड़ी घूम रही है, बाकी कौ उधर है जो छोटी बच्ची शाहीवाल कौ है, जर्सी कौ है, 2 बफेलो हैं, वो मुर्रा नस्ल की, वो सामने उधर है। मुर्रा नस्ल तो आपके पास कुल मिला के 3 नस्लें हैं? 3 नस्लें हैं। एक आपकी HF है? HF है, एक नहीं 4 नस्लें हैं, एक जर्सी है, उसके बाद शाहीवाल है और HF है और मुर्रा नस्ल है, 4 नस्लें इसको हमारे। तो आप उनको जो ये घास वगैरह डालते हैं, आपने उसमें देख पा रही हूँ कि उसकी मशीन आपने यहाँ पे रखी हुई है, तो ये किस तरह से आप इसका काम वगैरह देखते हैं? जो हमने जो यूनिट बनाया हुआ ना, जैसे हमारा ट्रैक्टर, हम हमारा खेत साथ ही है, हमारे पास यहाँ 150 कनाल जमीन है, 50 कनाल हम डेयरी पे इस्तेमाल करते हैं, 100 कनाल हम अपनी देसी बासमती पे काम करते हैं। और हमारे जैसे हमने सेंटर में जो लगाया हुआ यूनिट, हमारा जो ट्रैक्टर ट्राली आती है वो जहाँ से आती है और जहाँ से ही सेंटर से ही ये सारा दोनों तरफ सप्लाई करते हैं। ये नहीं कि बंदे को लेके कभी उधर जाना कभी उधर जाना, अंदर से ही पूरा साफ सफाई अच्छे तरीके से। तो अभी बड़ा सवाल ये कि साफ सफाई में सबसे बड़ा परेशानी जो होती है वो होती है गोबर की। तो गोबर का आप कैसे, काऊ डंग को कैसे आप रीयूज करते हैं, किस तरह से उसको करते हैं? मैम, हमारा गोबर सारा अपने खेत में जाता है, आपने देखा होगा, हमने बाहर बड़े बड़े 2 बनाए हुए हैं कि वो हमारा गोबर बाहर नहीं फेंकते हैं,
ये नहीं रोड में नहीं जा रहा, गलियों में नहीं जा रहा, सारा अपने खेत में जा रहा है। तो आप इस तरह से जो है गोबर को उसको रीयूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका भी आपको पैसा आता है? बिल्कुल, हमें जो गोबर हमारे पास इतने लोग आते हैं, लेकिन इसको हम बाहर सेल नहीं करते हैं, क्योंकि यही गोबर अपने खेत में डालते हैं। जहाँ 2 कनाल से फसल निकलती है वो हमारी 1 कनाल से निकलती है। तो आपने सोचा है अपने इस काम को आगे बढ़ाने का और लोगों को रोजगार देने का? मैम देखो, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है। एनिमल हस्बेंड्री, आज हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं जिनको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। बानी साहब आए हैं, सर आए हैं, तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और हमारे पास डेयरी में आके, जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हमारे डायरेक्टर मैम, और उन लोगों ने काफ़ी हमें मैसेज दिए, और डेयरी आके हमने बोला कि यार आप काम करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है। एक हमें नई उम्मीद एक निकली है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के काम से आपका कितना इनकम रहती है, क्या टर्नओवर रहता है कि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके? मंथली इनकम कितनी होती होगी कि दूसरा जो इंसान है वो उससे इंस्पायर हो कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ? मैम हमारा 6 लाख से प्लस मार्केट में जाता है, तो इसमें सारा डेयरी में खर्च नहीं होता। अगर हमारा 4 लाख भी खर्चा होता है, 2 लाख हमें मंथली इसका आराम से बचता है। और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाएं। और डिपार्टमेंट के साथ हमारी बात हुई है, वो हमें हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम चाह रहे हैं हम बड़ा यूनिट लगाएं, 200 प्लस को हम डेयरी उस हिसाब से तैयार करेंगे। तो हमारे साथ इस डेयरी फार्मिंग में मुकद्दर सिंह के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर ही हैं, और उनका नाम है मोहित जी। तो हम आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और हम देख रहे हैं कि आप अपने पिता की जो डेयरी फार्मिंग यूनिट है उसमें बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप कौन सी क्लास में और कहाँ पढ़ते हैं? जी मैं 9th में पढ़ता हूँ, डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी में जी। तो आपने अभी 9th क्लास में हैं, तो अभी आप अपने पिता को इतनी मेहनत करते हुए देख रहे हैं, और आपने कहा कि आप डलहौजी में पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सक्सेस की वजह से, किसकी सफलता की वजह से आप वहाँ पर पढ़ने गए हैं? जी मैं अपने फादर की वजह से वहाँ पढ़ने गया हूँ कि वो इतनी अच्छी डेयरी चला रहे हैं, तो मैं उधर पढ़ सकता हूँ, मतलब एफर्ट कर सकते हैं। तो आप अभी 9th क्लास में हैं, तो आपने क्या सोचा आगे, आप कौन सी पढ़ाई को चूज करेंगे? आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, या फिर अपने पिता की तरह मेहनत करके कुछ इस तरह का यूनिट सेटअप करेंगे, या बिजनेस करेंगे? जी मैं बिज़नेस ही करूँगा अपने फादर की तरह से। वो डेयरी चला रहे हैं इतनी अच्छी, तो मैं वही करना चाहूँगा। जैसे वो इतनी अच्छी डेयरी चला रहे हैं, उनसे इतने अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कि मेरे को वो वहाँ पढ़ा सकते हैं इतने अच्छे स्कूल में, तो मैं उनका ही आगे टेक ओवर करना चाहूँगा बिज़नेस। कृषि विभाग और इससे जुड़े बाकी क्षेत्रों में सफलता की इन कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाकर जम्मू व कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स उन लोगों की हौसला अफजाई करता है जो कृषि के मैदान में आए दिन कामयाबियों की नई नई कहानियां लिखवा देते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength.
to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।